अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इफ्तिखार अहमद। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। हमने पहले एटॉमिक साइज को और कोवलेंट साइज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी असल में है क्या? Amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy. The amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom यानी कि हमारे पास एटम मौजूद है, उसको हमने आइसोलेट करना है, सिंगल करना है, उसके बाद उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तब जो गैसियस एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। देखें, अगर हम एटम को आइसोलेट कर रहे हैं फिर तो एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बोला जाता है उसको हम एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे। हम आयोनाइजेशन एनर्जी तब कंसीडर करेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे जब एटम गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में आएगा, उसके बाद उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तब एनर्जी प्रोवाइड करने के रिजल्ट में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसको हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की। अगर हम मैग्नीशियम को यहाँ पे 738 किलो जूल पर मोल, आइसोलेटेड गैसियस मैग्नीशियम को अगर हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करें 738 किलो जूल पर मोल, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इस एनर्जी को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। दूसरी बात, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे ये यूनिपॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम मौजूद है, मैग्नीशियम आयन मौजूद है, इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब जो एनर्जी इस यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन में से, यूनिपॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम नाम देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। और ऐसी जब हम इस डाई पॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको हम नाम देते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस यूनिपॉजिटिव आयन। यूनिपॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब उसको हम नाम देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फैक्टर्स समझ लें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करता है। देखिए, ये हमारे पास एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। एक और एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें कम एनर्जी देना, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसमें जिसमें रेडियस कम होगा, एटम और न्यूक्लियस ज्यादा करीब होंगे, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मौजूद होगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत इस इलेक्ट्रॉन के। इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यानी थोड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा।
अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, दोनों का इनवर्स रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब जो पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर हम बढ़ा दें, यानी इंक्रीज करें, आप इनर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान आप इनर इलेक्ट्रॉन ले आए, यहां पे बहुत सारे इनर इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यानी इन दोनों के दरमियान अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अट्रैक्शन निस्बतन अट्रैक्शन मौजूद है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए। अगर एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा करें, शील्डिंग इफेक्ट को और बढ़ा दें, तो उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। यानी जैसे जैसे हम शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात आ जाती है कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, अगर मैं यहां पे न्यूक्लियस को ज्यादा पावरफुल बना दूं, इसको ज्यादा थिक कर दूं, इस न्यूक्लियस को, इसमें प्रोटॉन ज्यादा भर दूं, ज्यादा प्रोटॉन मौजूद होंगे तो वो ज्यादा पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और हमें ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यानी ज्यादा थिक न्यूक्लियस, ज्यादा प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस, उसकी अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और चीज आपकी बुक में नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि जो s ऑर्बिटल्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, p का उससे कम, d का उससे कम, f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ाएगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी को उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का यहाँ पे ये मतलब है, उसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रेंड की बात करें इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। यानी आप कम आयोनाइजेशन, जो आप नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन कम आप एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। उसकी 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला है एटॉमिक साइज, जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हर स्टेप में एक एक शेल का इजाफा होगा, एक एक शेल का इजाफा होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फैक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर न्यूक्लियर होल्ड, न्यूक्लियस की उसके ऊपर पावर कम होती जाएगी तो एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा आसान होगा। तो नीचे आते हुए न्यूक्लियस का होल्ड, एटॉमिक साइज बढ़ने और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ आते हुए किसी भी ग्रुप में डिक्रीज होती है। ऐसे ही अगर आप पीरियड की बात करें, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। पहला एटॉमिक साइज, क्योंकि जो आप इस तरफ को मूव करेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में आएगा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। साथ में जो न्यूक्लियर होल्ड है, न्यूक्लियस की पकड़ है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती है, चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एक एक प्रोटॉन का हर स्टेप में इजाफा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा थिक होता जाएगा, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना एटम के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट पे है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, हमेशा ज्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी रीजन ये है, जब आप एक प्रोटॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी एटम में से,
तो उसके रिजल्ट में होता ये कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। जो आयन का साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं, बाहर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन जो ही हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे रेशो के लिहाज से देखें तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। तो प्रोटॉन अब क्या कर, न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा पावर से उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। जो ही एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी। जैसे मैग्नीशियम की एग्जांपल लें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ भी हमने एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहाँ भी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, लेकिन आप देखें रफली ये एनर्जी डबल हो चुकी है, यानी उससे डबल एनर्जी प्रोवाइड करके हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा है। लास्ट पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें हेल्प क्या करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हेल्प करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताती है कि अगर हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब उस एटम में ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर मौजूद है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। दूसरी चीज ये हमें बताती है कि कोई एटम वैलेंसी कैसे शो करेगा। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो, तब यानी वेरी हाई हो, उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो फिर एटम सेकेंड वैलेंसी शो नहीं करता, अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो वेरी लो है, इसलिए तो वो वेरी रिएक्टिव है, लेकिन उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इसका मतलब वो सेकेंड वैलेंसी यानी डाई पॉजिटिव आयन बनाना पसंद नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन शॉर्ट के, यही जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है।